हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का VBI रिएक्शन। तो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, उसी को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन बहुत टाइप के होते हैं, कुछ नेमिंग रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने करा दिया है, जैसे सेंडमायर अभिक्रिया होता है, बूटस अभिक्रिया होता है, बूटस फिटिंग अभिक्रिया होता है, ठीक है, रिमर टिमर अभिक्रिया होता है, रोजेमुंड अभिक्रिया, ये सब नेमिंग रिएक्शन है, जो कि हमने एक पर्सनली वीडियो बनाया था जिसमें हमने रिएक्शन को करा दिया था प्रमुख रिएक्शन, प्रमुख अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद हमने कराया था जो क्या होता है जब, ऐसे हमने एक रिएक्शन कराया था, एक वन शॉट वीडियो में पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी हमने देख लिया। अब आता है एक और टाइप का बच गया है, जो है कैसे प्राप्त करें। इस टाइप के रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने देखा जब वो रिएक्शन का वीडियो हमने कराया था तो ज़्यादातर स्टूडेंटों का कमेंट था कि सर कैसे प्राप्त करें, इस पर भी एक रिएक्शन का वीडियो बनाइए, जो कि जिसमें केवल VBI न्यूमेरिक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसी को कराइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम वही लेकर आ गए हैं। देखिए, हमने लिख दिया क्लास 12 केमिस्ट्री VBI रिएक्शन बोर्ड एग्जाम 2024। अब एक एक करके रिएक्शन को समझेंगे। देखिए, रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे, बेसिक टू हाई हम चलेंगे, ठीक है। जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जिनको रिएक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो खासकर इस वीडियो में बने रहे, उनको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिखा है कैसे प्राप्त करें। ये रिएक्शन होता है ना, ये केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एथेनॉल से एथेन, तो एथेनॉल से एथेन कैसे बनेगा, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो केवल आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना है। जैसे कि सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो आपको दो ही चीजों का मुख्यतः विशेषकर ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि जिससे कहा जाए, जैसे एथेनॉल से एथेन बनाना है, तो एथेनॉल का आपको सूत्र पता होना चाहिए कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और किसको, जैसे कह रहे हैं एथेन प्राप्त करना, तो एथेन का भी रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। यदि ये दोनों नहीं पता तो आप तो ऐसे भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहला आपका होमवर्क यही है कि मैं जब ये रिएक्शन करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है तो, बट अभी जब हम लिखवा देंगे तो जो जैसे एथेनॉल का हम सूत्र बताएंगे, तो एथेनॉल का जब सूत्र बनाएंगे तो उसका आप याद कर लीजिएगा कि एथेनॉल का सूत्र यही होता है। समझ रहे हैं ना पूरा। देखिए, बात तो यह है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी अपने लिए ही मेहनत कर लीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एथेनॉल, तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ये सूत्र होता है एथेनॉल का, या इसे ही हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। समझ गए। तो ये एथेनॉल है, तो एथेनॉल से हमें क्या बनाना है, एथेन बनाना है। तो जब हमें एथेनॉल से एथेन बनाना है ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम दो मात्रा में HI ले लेते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल को जब HI से हम क्या कराते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो देखिए क्या बनता है, यहां से कुछ नहीं होता है, यहां से 2 हाइड्रोजन है और 2 आयोडीन है, तो यहां से एक हाइड्रोजन, ओनली एक हाइड्रोजन यहां से यहां पर चला आता है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, जब ऐसा होगा तो CH3 और फिर से CH3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, I2 निकल जाता है बाहर, और फिर से H2O ये भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट मिलता है।
समझ में आ रहा है ना। ये केवल हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर ऐड हो जाता है, तो ये वाला के इस प्रकार लिख सकते हैं ना, CH3 और उसके बाद देखिए एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक O है, तो H2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, तो H2O बन के बाहर निकल गए। और देखिए 2 आयोडीन बचे हुए हैं, तो I2 बन के ये बाहर निकल गए, और यही तो है एथेन। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे, हम समझाएंगे, डीप में भी डिस्कस करेंगे। जिन विद्यार्थियों को अभी तक रिएक्शन समझ में नहीं आया, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा लक्ष्य यही है ना कि जो कमजोर हैं, जिनको मतलब कुछ नहीं आता, उनको पास करा देना, उनको एक लेवल तक ले आना, यही मेरा लक्ष्य है। मुझसे ज़्यादा तेज लड़के नहीं पढ़ेंगे, उनको तो लगेगा कि क्या पढ़ाएगा, ये छोटा है, ऐसा है वैसा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, बहुत सारे कारण निकल सकते हैं। बट जो लेवल के उतने नहीं है, ठीक है, जो तेज लड़के हैं वो तो कहीं भी पढ़ लेंगे, पर जो मीडियम क्लास के हैं, जो मिडिल हैं, उनको मैं चाहता हूं कि वो एक अच्छा नंबर लाए, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, समझिए। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए C2H5 है ना, जो C2H5 है, इसको हम चाहें तो इसी को या तो आप ऐसे लिख दें, या इसी को CH3 CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले में लिखिए या तो इस फॉर्मूले में, बात दोनों एक ही है, समझ रहे हैं ना। देखिए कैसे बात दोनों एक ही है। देखिए कार्बन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे है। फिर से हाइड्रोजन की संख्या 5 है ना, तो इधर भी 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन हो गए। फिर से O है तो O है, H है तो H है, बात दोनों एक ही है कि नहीं है। तो अगर ऐसे आपको समझाऊं तो देखिए इसे मैं मिटा दे रहा हूं C2H5OH को। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूं, ये CH3CH2OH, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अब देखिए कितने आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा है कि हमने केवल यही कहा ना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये CH3 है, CH3 हमने लिख दिया, CH हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन, तो ये CH3 हो जाएगा ना, 3 हाइड्रोजन, तो CH3 हमने लिख दिया है, और यही तो है एथेन। समझ रहे हैं ना, ये एथेन हो गया। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो एक ही ना हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे OH बचा हुआ है, तो एक 2 हाइड्रोजन हो गए, तो H2 और O, तो H2O बनकर बाहर निकल गया। और 2 आयोडीन है, 2 का गुणा कर देंगे, 2 आयोडीन, तो ये 2 आयोडीन निकल गया I2 बनकर। अब समझ में आ रहा है ना, तो ये हुआ है यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि अब थोड़ा सा समझ में आपको आया होगा। देखिए कहते हैं ना कि रिएक्शन को जो फॉर्मूला आता है ना, उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ था, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, मुझे लगता है अभी 3-4 महीने पहले ही क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसको कह रहे थे कि सर ये परिभाषा नहीं होगा, ये होगा, आप गलत बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कह रहे थे। मैंने उनसे कहा यही, ठीक है, कमेंट में मैंने कहा तो नहीं, ठीक है, बट मैंने अपने दिल में यह सोचा। देखिए सबसे पहली बात आपको सोचना चाहिए कि हर चीज़ का ना बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरीके से उसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं। बात यह है कि कैसे आपको समझ में आता है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को बहुत तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। प्रतिरोध जाकर टॉपिक पढ़िए, उसमें हमने बताया है। अनुगमन वेग को बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल को बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं आपको कहना है कि सर यार ये तो गलत है, ये तो गलत है। आपको लग रहा है तो पहले, अगर लग रहा है कि हाँ गलत यहाँ पे है, तो आप क्या कीजिए, पहले इसको पूरा अच्छे से डीप में स्टडी कीजिए, पहले उसको जानिए, उसके बाद आप कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो ये बात है, क्योंकि आपके एक कमेंट से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और सबसे पहली बात है, आप जिनसे सीख रहे हैं उन्हीं पर कमी निकाल रहे हैं, उन्हीं को गलत ठहरा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है उतना उचित नहीं होगा जब तक कि वो स्वयं सही है। जैसे टीचर सही पढ़ा रहा है, आप कह रहे हैं गलत है, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। मैं कह रहा हूँ गलत है तो गलत कहिए, गलत कहना बुरी बात नहीं है, बट पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या सच में ये गलत है कि मुझे मतलब उतने अच्छे से नहीं पता।
तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यही बात है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। रिएक्शन को भी हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, जैसे CH3CH2OH लिखें या C2H5OH लिख दें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये क्या है, एथेनॉल है। मैं आशा करता हूं कि पहला रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इतना रिएक्शन लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। दूसरे रिएक्शन पे, दूसरा रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाते हैं। 2017 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एथिल अल्कोहल। हमने कहा ना कि एथिल अल्कोहल का है या एथेनॉल का है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, CH3CH2OH। देखिए एथेनॉल IUPAC नामांकन में इस टाइप से लिखा जाता है और सामान्य नाम एथिल अल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र हम जानते हैं, CH3 हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए समझाने के CH3 इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा आपको ही कठिन होगा। C2H5OH, C2H5OH इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, तो आप इस प्रकार लिख दे रहे हैं जैसे आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी ना हो। तो देखिए एथिल अल्कोहल यहाँ पे है, तो एथिल अल्कोहल के हम 2 अणु ले लेंगे। तो या तो हम यहाँ पे 2 से हम गुणा करा दें, समझिएगा, या तो हम यहाँ पे 2 का गुणा करा दें तब भी 2 हो जाएगा, या सिंपल में फिर से नीचे भी C2H5 ना, ओहो देखिए समझ रहे हैं, C2H5OH। या तो मैं चाहता था यहाँ पे 2 का गुणा करा देता तब भी वही बात थी, या C2H5 फिर से एक C2H5 ले लिया। तो इसका मतलब एथिल अल्कोहल के हमने 2 अणु लिया है। तो एथिल अल्कोहल को हम क्या कराते हैं, हम इसको गर्म करते हैं। क्या हम करते हैं, हम इसको, देखिए ये आप याद रखेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे। समझ रहे हैं, एथिल अल्कोहल के 2 अणु लेंगे, सांद्र H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम 140 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है देखिए सॉरी, C2H5O C2H5 ये बनता है, फिर से H2O ये आपका प्राप्त होता है, ठीक है। यही क्या है, यही है डाई एथिल ईथर। फिर थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, बट एग्जाम नज़दीक है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। देखिए रिएक्शन आपको शायद समझ में उतना अच्छे से नहीं आया होगा, तो मैं समझाने का प्रयास कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। देखिए कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। देखिए जब हम एक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं ना, तो यहाँ से केवल ये निकल जाता है, ये देखिए H2O, तो H2 ये बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा, C2H5 बचा, तो C2H5O C2H5, वही तो लिखा है C2H5O C2H5, बात समझ रहे हैं ना। तो ये केवल यहाँ से जल बाहर निकल जाता है और C2H5O C2H5 मिल गया, ये है डाई एथिल ईथर, ठीक है। और ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तीसरे रिएक्शन पे, ठीक है। तीसरा हमारा रिएक्शन है जो है एथिलीन से एथिल अल्कोहल। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब समझ लेते हैं। देखिए एथिलीन, तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है, एथिलीन का सूत्र होता है, याद रखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल बनाना है तो इसको हम जल से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो जब हम जल से इसकी क्रिया कराते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जब हम ऐसा कराते हैं ना, तो CH3CH2OH प्राप्त होता है, समझ रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CH2OH प्राप्त होता है। वो कैसे, तो समझिएगा। देखिए कुछ नहीं होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है।
तो यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया तो ये CH3 हो जाएगा, तो CH3, फिर से CH2 है तो CH2 लिख दिया। अब आप कहेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो ये सिंगल बॉन्ड है। अरे भैया एक आएगा तो ये तोड़ेगा तभी तो ऐड होगा ना, तो एक टूट जाता है तभी तो ये हाइड्रोजन ऐड होगा। तो CH3 CH2 CH3 CH2, वहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर निकल गया तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एक वो बचा तो OH हमने लिख दिया है। तो ये एथिल अल्कोहल बन गया ना, तो ये एथिल बात समझ रहे हो, एथिल अल्कोहल है, ये क्या है, एथिलीन है। बात समझ में आ ही रहा होगा, समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। फिर से कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है, 2017 में पूछा गया है। देखिए कोई रिएक्शन है ना, मैं यूं ही 2017 में पूछा गया इसके लिए मैं नहीं करा रहा हूँ भैया। ये बात है कि एथिलीन कहीं कहीं बनाने के लिए पूछ दिया गया है, तो एथिलीन का आपको सूत्र पता हो जाए इसके लिए भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो सीरियस लीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगता है तब जाकर, देख रहे हैं ये आपके लिए पूरा मैं पूरा स्टडी करता हूँ, डीप में समझता हूँ कौन कौन से आपको देना चाहिए, तब जाकर मैं पूरा डीप में लेकर चलता हूँ, तब जाकर मैं आपको पढ़ाता हूँ। कुछ भी नहीं हम पढ़ाते, कुछ भी नहीं पढ़ाते, मैं दिल से चाहता हूँ ना कि आपका अच्छा नंबर आए, इसलिए मैं ऐसा करके अच्छे से डीप में डिस्कस करता हूँ, स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है, तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल ले लेंगे। सूत्र तो हम जानते हैं C2H5OH। देखिए एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एथिल एसीटेट बनाना है, तो हम एथिल अल्कोहल ले लेंगे और फिर से CH3COOH के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे, ठीक है। इसको किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, समझ रहे हैं। एथिल अल्कोहल को CH3COOH के साथ, ठीक है, हम क्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब ऐसा हम कराते हैं ना तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से समझिएगा, देखिए यहां से कुछ नहीं निकलता है, समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, तो देखिए H2 और O, तो ये पहले H2O बाहर निकल जाता है, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ, प्लस H2O ये बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या बचा, CH3COO बचा इधर, तो हम लिखेंगे CH3COO, और फिर से यहाँ पे C2H5 बचा तो हम लिख देंगे C2H5, ठीक है। और यही क्या है, यही है एथिल एसीटेट, ठीक है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। बात आपको आसानी से समझ में आ गया। यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, यहाँ से OH निकला है, तो ये जल बनाकर बाहर निकल गए हैं। उसके बाद CH3COO और फिर से C2H5 ऐड हो गया है, तो ये एथिल एसीटेट बन गया, ठीक है। एक का ये क्या हो गया, एथिल एसीटेट बन गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिएक्शन। मैं आशा करता हूं कि आपको सबसे पहले हमने 4 रिएक्शन कराए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो हम बहुत सारी रिएक्शन को इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और एक ही रिएक्शन है कैसे प्राप्त करें, तो जितना भी हम कराएंगे वो सभी VVI है और सभी को हम देखेंगे ना, संपूर्ण हम किताब से करा रहे हैं तो ज़्यादा तो होंगे ही, फिर भी 10-15 में कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट रिएक्शन को।
तो देखिए फिर से हमने 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ले लिया है, एक एक करके हम समझेंगे, सभी को हम समझाएंगे आपको। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से आपको पहले समझ में आया है वैसे ही ये भी समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2017 में, 2017, 20 में, 16 में, 22 में, 16 में, 17 में। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट नहीं होते हैं, बट अगर 2 बार रिपीट हो गए हैं तो इसका मतलब तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। देखिए 5वां हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फिनॉल से एनिलीन आपको बनाना है। तो फिनॉल से एनिलीन कैसे बनता है इसको हमें बताना है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहली बात फिनॉल का तो आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा। क्या होता है फिनॉल का? फिनॉल का इसी प्रकार, थोड़ा सा मैं छोटा बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए एक बेंजीन रिंग हमने बना दिया, इसके ऊपर OH, ये क्या हो गया? फिनॉल हो गया। ये क्या है? फिनॉल है। तो फिनॉल से हमें क्या बनाना है? एनिलीन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? NH3 से हम इसकी क्रिया करा देंगे, NH2 नहीं NH3, ठीक है। NH3 के साथ हम क्या करेंगे? इसको हम 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें बेंजीन रिंग और इसके ऊपर NH2, ये हमें मिलता है। अब फिर से H2O प्राप्त होता है, और यही क्या है? एनिलीन है। अब आप कहेंगे कैसे सर, कैसे हुआ ये रिएक्शन? तो वो भी हम आपको समझाएंगे। एनिलीन, ठीक है, ये क्या है? फिनॉल, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए हमने फिनॉल को जब NH3 के साथ हमने 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया है तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? NH2, ठीक है, और जल बाहर निकल जाता है। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर NH3 मतलब यहाँ पे NH3 है, तो यहाँ पर केवल यहाँ पे NH2 बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे NH2 बाहर निकलकर ये जाता है और इस OH को यहाँ से निकाल देता है, हटाकर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो जब ये ऐड होगा है तो बेंजीन के ऊपर NH2 ऐड हो गया, और उसके बाद यहाँ से OH जो निकला है तो ये OH ये वाला निकला है, और यहाँ पे NH2 न निकला है। तो एक तो H है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकले हैं, तो एक हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन, तो OH और H हाइड्रोजन मिलकर H2O, तो ये H2O बनकर बाहर निकल गए हैं। समझ रहे हैं ना? तो यही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ से केवल NH2 निकला है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, और OH मिलकर H2O बन के बाहर निकल जाते हैं, और ये NH2 यहाँ पे ऐड हो जाता है, और यहाँ से एनिलीन हमें प्राप्त हो जाता है। आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए केवल रासायनिक समीकरण ही देना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूला याद रखना। जैसे फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, जैसे कि एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ठीक है। तो एनिलीन हो गया, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे बनता है, 2017 और 20 में पूछा गया है। अब समझते हैं। सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का आपको सूत्र पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए C2H5COOH, ये क्या है? बेंजोइक अम्ल है। अब बेंजोइक अम्ल को हम क्या करेंगे? हमें बेंजामाइड प्राप्त करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, NH3 के साथ हम इसकी क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है? C2H5COONH4, और ये हमें प्राप्त होता है। समझिएगा। देखिए जब हम क्या कहते हैं? बेंजोइक अम्ल को NH3 के साथ क्रिया कराते हैं तो कुछ भी तो नहीं होता है। C6H5COO यहाँ तक तो वैसे ही है, और उसके बाद यहाँ का हाइड्रोजन ये जाता है ना, तो इसमें ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 था पहले, अब ये ऐड हो गया इसमें तो 4 हो जाएगा, तो NH4 बनता है, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होता है। इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं? इसके बाद फिर से हम इसी को फिर से हम गर्म करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, जब ऐसा हम गर्म करते हैं
तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा C6H5CO NH2, ये हमें प्राप्त होगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे C6H5CO NH2 यही तो है, क्या है, बेंजामाइड। क्या है, यही तो है बेंजामाइड ना। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। जहां तक सबसे पहली बात एक बार और रिएक्शन में समझा दे रहा हूं। देखिए NH3 के साथ हम बेंजोइक अम्लों को क्रिया कराते हैं तो C6H5COO यहाँ तक तो सेम है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है तो NH3 था, अब एक ऐड हो गया तो NH4 हो गया, तो C6H5CO NH4 हो गया। अब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इसमें से निकलता है और यहाँ से देखिए यहाँ से ओनली 2 यहाँ से हाइड्रोजन निकलते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है तो H2O बन के बाहर निकल गया। अब समझिएगा C6H5COO यहाँ तक तो सेम टू सेम है, C6H5CO। उसके बाद ये ऑक्सीजन तो निकल गया है तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन बचा और 2 हाइड्रोजन निकल गया तो 2 ही हाइड्रोजन बचा, तो NH2 होगा कि नहीं होगा, फिर से यहाँ पे NH2 ही ना बचा। ठीक है, तो वही C6H5CO NH2, तो C6H5CO NH2 यही तो हमने लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, बेंजामाइड है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मैं भी रिएक्शन लिखवाता चलता बनता, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूं ना कि जो वीक है ना वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके, रिएक्शन से जिनको बहुत डर लगता है वो भी समझ सके। उसलिए मैं थोड़ा सा समय देकर एक एक बातों को बताता हूँ, कहाँ से हाइड्रोजन एक परमाणु गया है, कहाँ से नहीं गया है, कैसे बंध टूटा है, कैसे नहीं टूटा है। तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आप तो वैसे करते भी हैं बट फिर भी और जितना भी हो सके, जैसे आप सोचिए ना, ऐसे अपना मान के अगर आप सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, और अपना ना मान का अगर सपोर्ट करें तो मुझे लगता है उतना नहीं कर पाएंगे जितना आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते थे। तो अपना मान के करेंगे, अपना चैनल मान के करेंगे तो और बेटर रहेगा। अगला आता है कि 7वां हमारा है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन। 2016 में या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब समझिएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन बनाना है। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र पता है। देखिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH3CHOH, ये होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल का। या इसी को हम चाहें तो जानते हैं क्या लिख सकते हैं, इसी को हम चाहें तो देखिए कोष्ट में बताते रहा हूँ, इसी को हम चाहें तो CH3 का होल ट्वाइस CHOH भी लिख सकते हैं। या तो हम इतना लिखें या तो हम इतना लिखें, दोनों बात एक ही है। देखिए CH3 का होल ट्वाइस का मतलब 2 CH3 है, फिर से CHOH, वही बात है। तो मैं ऐसे इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, इतना बड़ा मैंने लिखवाया जिससे आपको रिएक्शन समझने में आसानी हो, क्योंकि रिएक्शन ही तो हार्ड है ना आपके लिए, और रिएक्शन हार्ड ना लगे इसलिए मैं जितना हो सके सिंपल करके बताने का प्रयास करता हूँ। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपर की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे हम इसको गर्म करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3COCH3 और उसके बाद H2 जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाता है। और एसीटोन यही तो है, CH3COCH3, ये क्या है, एसीटोन। और ये क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, बात जानते ही हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे रिएक्शन हुआ है, ये हमें बता दीजिए। बिल्कुल हम बताएंगे। देखिए कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से एक कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन, ये दोनों CO है ना, तो CO ये दोनों उठ कर आए हैं और यहाँ पे इसके बीच में आकर ऐड हो गए हैं। ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आए हैं, यहाँ पे ऐड हो गए हैं, तो CH3COCH3, तो CH3COCH3 हो गया।
अब यहाँ पे जब कार्बन ऑक्सीजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, तो H2 हाइड्रोजन बना, ये बाहर निकल गया। समझ पा रहे हैं ना? सिंपल सिंपल सा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए इसलिए हमने तोड़ के बताया, उस तरीके से बताते तो थोड़ा कठिन आपको शायद महसूस हो सकता था। तो अभी आप समझ गए हैं, तो ये हमें एसीटोन प्राप्त हो गया। रिएक्शन क्यों बता रहे हैं? एसीटोन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य, ये भी आपका लक्ष्य ही है, ठीक है ना। अगला आता है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है, 2016 और 17 में पूछा गया है, समझते हैं। अब बेंजोइक अम्ल का सूत्र अभी तो हमने बताया ना, अभी हमने बताया था, देखिए बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH, ठीक है, तो यही बात है, अभी आप भूल गए होंगे शायद, तो अब तो याद आ गया ना, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल को हमें क्या प्राप्त करना है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं, PCl5 की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं। जब ऐसा हम करते हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है? C6H5COCl प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए मेन प्रोडक्ट को ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि C6H5COOH है, इसको PCl5 से हम गर्म करते हैं, तो यहाँ से केवल क्या होता है, यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है और यहाँ पे आकर ये OH है इसको हटा देता है, बाहर निकल देता है, और यहाँ से एक Cl आकर यहाँ पे ऐड हो जाता है, ये OH के जगह पर, ठीक है, ऐड हो जाएगा, तो C6H5COCl, तो C6H5COCl ये आपका बन जाता है। यहाँ से OH बचा है, यहाँ से PCl4 बचा है, ये आपस में क्रिया करके ये साइड प्रोडक्ट है, इसको नहीं लिखे जाता, ज़्यादातर तो नहीं लिखा जाता, लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब C6H5COCl बना, तो ये तो बेंजल्डिहाइड है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए इसको फिर से, इसको हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, इसको PD जो लेड होता है सीसा, उसके BaSO4 की उपस्थिति में, मतलब मुख्यतः हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन से हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम ऐसा कराते हैं ना, तो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें प्राप्त होता है C6H5CHO, ठीक है, HCl प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए कुछ भी तो नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ पे आकर ऐड हो गया है, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऐड हो गया, तो यही C6H5CHO ये बन गया। अब फिर भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो बचा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो H और Cl, तो HCl बन के बाहर निकल गया है, समझ रहे हैं ना। अब यही तो बेंजल्डिहाइड है, क्या है? बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये है बेंजल्डिहाइड। अब इसी को चाहे तो बेंजल्डिहाइड को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखा गया है, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, तो बेंजल्डिहाइड का ये भी फॉर्मूला होता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एक क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, दोनों बात एक ही है। मैं चाहता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों बता देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। फिर भी यदि कंफ्यूजन रहे तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन है, आप जरूर बताइएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं, भले रिप्लाई मैं सबको आप रिप्लाई तो दे नहीं सकता, इतना तो समय है नहीं, बट जिनका क्वेश्चन होता है, जो मुझे लगता है कि हाँ इनको जवाब देना चाहिए, इनका कुछ लेवल का क्वेश्चन है या कुछ अच्छा इन्होंने कहा है, तो उनको मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है ना। और देखता तो मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर आप जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, मुझसे जितना होता है उतना तो हम करते हैं आपके लिए।
तो मैं आशा करता हूँ कि जो रिएक्शन हमने इस वीडियो में अभी तक बताया है वो सब आपको समझ में आ रहा होगा, और दूसरी बात आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और रिएक्शन को कुछ देखेंगे, ठीक है। अभी तो कितना हुआ, 8 हुए हैं, अभी और हम लगभग 5 से 7 और भी हम देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल करना भी है हमें, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। देखिए फिर से हमने ले लिया है 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक एक करके हम समझेंगे और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, समझिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है 9th, हमारा क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना। अब मैं आपसे कहूं कि अभी हमने एथिलीन का सूत्र बताया है, क्या आपको याद है एथिलीन का सूत्र क्या होता है और एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये कहेंगे कि एथिल अल्कोहल को तो पता है पर एथिलीन का सर भूल गए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सूत्र याद करना इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं एथिलीन बनाने को आपसे कह दिया, अब जिनको सूत्र ही नहीं पता वो कैसे एथिलीन बना पाएंगे, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। तो एथिलीन का या तो हम इस प्रकार लिखें या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए रिएक्शन आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दे रहा हूं, CH3CH2OH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल को। तो एथिल अल्कोहल है। अब एथिल अल्कोहल को हम क्या करते हैं, हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किसके, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे हम गर्म करते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे ना तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से समझेंगे। यहां से हमें CH इस कलर से नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा और H2O बाहर निकल जाएगा। अब बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो एथिलीन है, यही तो हमने सूत्र बताया ही है, एथिलीन, याद है हमने आपको बताया था। आप कहेंगे सर रिएक्शन कैसे हुआ है, अरे भैया क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है और यहाँ से OH है ना, तो ये OH निकल गया है, तो H2O बाहर निकल गया। तो जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे H2 ही ना बचा, तो CH2 तो CH2 हमने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ से OH और H निकल के बाहर ही निकल गए हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका बन गया है एथिलीन। अभी इससे पहले में दिया था, क्या दिया था कि एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें, तो हमने एथिलीन को हमने जल से क्रिया कराया था तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ था। जस्ट अपोजिट रिएक्शन हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन पूछे जाते हैं। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, समझ गए हैं। अगला आता है फिनॉल से बेंजीन आपको बनाना है, समझिएगा। तो हम सबसे पहले फिनॉल ले लेते हैं, ये फिनॉल ले लिया। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, फिनॉल हो गया। तो फिनॉल को हम क्या करेंगे, हम बेंजीन बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम जिंक से क्रिया कराते हैं। जब हम जिंक से हम देखिए फिनॉल हम लेंगे और जिंक के जो चूर्ण है उसको हम उससे हम गर्म कराएंगे। तो जिंक के चूर्ण से हम क्या करेंगे, जब हम गर्म कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ से जो O है ना ये आकर जिंक से साथ जुड़ जाता है। तो ये क्या बनाएंगे, सबसे पहले ZNO, ये जिंक ऑक्साइड ये बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद ये जो बेंजीन रिंग है तो ये बेंजीन ऐसे ही रिंग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये बेंजीन आपका बन गया। आप कहेंगे सर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्यों नहीं लिख रहे हैं, हाइड्रोजन कहाँ गया? अरे भैया देखिए यहाँ पे बेंजीन का ये सातों, ये 6 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये 6 सिरा, ये 6 सिरों पे हाइड्रोजन होता ही है। ये रियल में देखे तो ये हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे सभी जगह हाइड्रोजन आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 सिरों पर हाइड्रोजन है ही, समझ गए होंगे ना, यही बात हुआ है,
ठीक है। तो ये आपका फिनॉल से हमने बेंजीन बना दिया। ये चाहे तो एच नहीं दिखाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर फिनॉल का हम स्ट्रक्चर ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम बना देते हैं। तो नॉर्मली आप ही चलिए ना, ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों देखना, ज़्यादा अट्रैक्टिव देखेंगे तो आपके कॉपी पर ध्यान जाएगा, और आपने कॉपी में जितने मिस्टेक किए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा मतलब अगर आप अच्छा किए हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, पर गलती किए उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो यही बात है। तो गलती आपकी, अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है जो आपको आ नहीं रहा है, उसको थोड़ा सा बना कर आपने लिखा हुआ है, तो उस पर ध्यान जाएगा तो नंबर कटेंगे। तो जैसा नॉर्मल लिखा जाता है ऐसे ही आप लिखिए, ठीक है, तो बेटर रहेगा। अगला आता है डाइज़ोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाना है, 2015 में पूछा गया है। अब डाइज़ोनियम लवण का सूत्र क्या होता है ये अब नहीं पता है तो कैसे होगा, C2H5N2Cl, ये डाइज़ोनियम लवण का सूत्र है। तो डाइज़ोनियम लवण से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए क्या करते हैं, हम इसको CuCl2 के उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो जब हम ऐसा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, C6H5Cl और प्लस N2, ये हमें प्राप्त होता है। और यही तो है क्लोरोबेंजीन ना, क्लोरोबेंजीन याद है आपको, ये क्लोरोबेंजीन है, ये डाइज़ोनियम लवण है। समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए यहां से ना केवल देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे समझते हैं कि यहाँ से नाइट्रोजन ये है, ये बाहर निकल गया है N2 के रूप में, और C6H5Cl है, ये ऐड हो गया है, क्लोरोबेंजीन बन गया। शायद ऐसा आप सोच रहे होंगे, बट ऐसा रियल में नहीं होता है। रियल में वास्तव में क्या होता है ना, ये जो कॉपर का है, समझिएगा, यहाँ से ये जो कॉपर का 2 क्लोरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये जाता है क्लोरीन, ये क्लोरीन आएगा, इसमें से एक क्लोरीन आएगा और इस Cl को हटा देगा, ठीक है। इस Cl को हटाकर यहाँ वाला क्लोरीन ऐड होता है यहाँ पर C6H5Cl, ठीक है, और ये नाइट्रोजन तो रियल में बाहर निकलता है। समझाने का क्या प्रयास है कि ये क्लोरीन तो जो क्या कहते हैं साइड प्रोडक्ट है जो बाहर निकल जाता है CuC के साथ और HCl के साथ, बट यहाँ का जो Cl है ना, ये आकर यहाँ पे ऐड होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, समझ रहे हैं। ऐसा रियल में तो ऐसा होता है, नहीं तो समझाने के प्रयास से आसान करने के लिए वो बता देते हैं, कोई भी बता देगा कि जो नाइट्रोजन है ये बाहर निकल गया है और C6H5Cl ये ऐड हो गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, बट ऐसा रियल में नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा डीप में भी डिस्कस करें जिससे आपको समझ में आए और रियल में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो भी बताता हूं शायद आपको इजी लग रहा होगा, तो आप भी अपने दोस्त हैं उनको समझाते होंगे, देखिए ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाता होगा, तो और भी अच्छी बात है ना। यही इसी तरीके से तो देश आगे बढ़ेगा, सीख सीख कर ही तो आगे बढ़ेंगे ना। पर देश में ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, देश में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पर अलग से दबाने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। तो सीख सीख कर ही आगे बढ़ेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, ठीक है, सब आगे बढ़ेंगे। सीख सीख कर ही आगे बढ़ा जाता है। अगर मैंने आज नहीं सीखा होता तो मैं भी आपको नहीं सिखा पाता, तो सीख कर ही आगे बढ़ा जाता है। मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है, 2014-16-20 में पूछा गया है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल है। अब मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है, तो मेथिल एल्कोहल से हमें एसिटिक अम्ल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल में PCl5 के साथ हम इसको गर्म करेंगे। तो जब ऐसा हम करते हैं ना, देखिए कुछ भी तो नहीं होता है, ये CH3Cl बन जाता है। आप कहेंगे कैसे, क्या हुआ है, यहाँ का 5 क्लोरीन है, यहाँ से एक क्लोरीन आता है और ये OH को बाहर निकल जाता है, तो CH3Cl ये बन गया, क्लोरोमेथेन आपका बन गया है। अब देखिए हमें तो एसिटिक अम्ल बनाना है ना, तो फिर से इस क्लोरोमेथेन को हम क्या करेंगे, HCN के साथ, मतलब KCN के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे,
पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो KCN के साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो अब देखिए यहाँ का जो CN है ना, CN, ये आता है क्लोरीन को बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये KCl बनकर साइड प्रोडक्ट है, बाहर निकल जाते हैं, तो ये CH3 और CN हो जाता है। साइड प्रोडक्ट आप लिखना चाहे तो -KCl लिख सकते हैं, K और Cl बन के KCl बाहर निकल गया। यहाँ पे भी साइड प्रोडक्ट लिखना चाहे PCl4 बचा है, ठीक है, OH बचा है, ये भी आप लिख सकते हैं। बट साइड प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता, बड़ा रिएक्शन है तो उसमें ऐसे ही सामान्यतः लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे CN आया, Cl को बाहर निकाल दिया KCN, तो CH3 CN ये आपका बन गया, ठीक है, मेथिल साइनाइड। तो हमें तो एसिटिक अम्ल बन चाहिए, तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको ना दो जल के साथ, जल के अणु के साथ हम क्रिया कराएंगे H अम्ल की उपस्थिति में। तो अम्ल की उपस्थिति में जब दो जल के अणु के साथ हम क्रिया कराते हैं तो उस समय पे हमें CH3COOH प्राप्त होता है, ठीक है, ये हमें उस समय प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन आते हैं और 2 ऑक्सीजन आकर ये तो CN को बाहर निकाल देंगे, तो ये CN साइड प्रोडक्ट है, बाहर निकल जाएगा। तो CH3COO, देखिए यहाँ पे ना CN है, कार्बन और नाइट्रोजन से बनकर साइनाइड बना है, तो यहाँ से केवल नाइट्रोजन ही बाहर निकलता है, C नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो C है तो CH3, और फिर से यहाँ से ये C है ही, तो CH3C, और ये 2 O आया है तो 2 O, और फिर से ये O है, सॉरी H है, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन ये बाहर निकल जाते हैं HN3 के रूप में, ठीक है, इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे ना। साइड प्रोडक्ट को नहीं लिखा जाता है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, जो देखिए यहाँ से 2 ऑक्सीजन आया है, यहाँ पे पहले ऐड हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, यही तो यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे देखिए CH3CN, N यहाँ से नाइट्रोजन ये बाहर निकल गया है, तो CH3COOH, यही तो बनाया ना, CH3COOH। और यहाँ से नाइट्रोजन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था तो 1 हाइड्रोजन निकल गया है, तो 3 हाइड्रोजन बचा, तो 3 हाइड्रोजन H3, 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है और 1 नाइट्रोजन बचा हुआ है, तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या है, यही तो है एसिटिक अम्ल, यही है एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, सभी नाम लिख लीजिएगा। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है, ये क्लोरोमेथेन है, ये मेथिल साइनाइड है, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो नाम आप लिख लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं अंतिम हमारा और 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। देखिए अभी तक हमने 12 रिएक्शन को कंप्लीट करा दिया है। देखिए यहाँ पे 13, 14 और 15, ठीक है, 15 रिएक्शन को इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने का प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। अब 15 मुझे लगता है कंप्लीट भी हो जाएगा। अब ये 3 देख लेते हैं, 15 आपका कंप्लीट हो गया, और मुझे लगता है इतना आप तैयार कर लेते हैं, बहुत रहेगा, ठीक है। अब इन तीनों को भी हम देख लेते हैं। देखिए बेंजीन से फिनॉल प्राप्त करना है। अब बताइए इसको कर नहीं लेंगे, इससे पहले हमने फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए आपको बताया था। तो देखिए क्या हम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बेंजीन रिंग को हम ले लेंगे, ये बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन को हम क्या करेंगे, हम Cl2 और Fe के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे। तो जब हम ऐसा कराते हैं ना, तो ये Cl2 में से एक क्लोरीन जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक Cl ऐड हो जाएगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर एक Cl ऐड हो गया, तो ये आपको क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब क्लोरोबेंजीन तो हमें बनाना नहीं है, हमें तो फिनॉल चाहिए ना। तो हम क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं, NaOH के साथ, सॉरी NaCl के साथ, सॉरी नहीं NaOH के साथ, NaOH के साथ हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर,
तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से OH, ये जो OH है ये आता है और इस Cl को निकाल देता है। तो जब ऐसा निकलता है ना तो ये तो बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग बन गया और ये OH जाकर Cl को निकाल देता है और OH यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ का Cl और यहाँ के Na, तो ये NaCl बनकर बाहर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? और यही क्या है, आपका फिनॉल है। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। अब देखिए कभी कभी कहता है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन बना नहीं सकते हैं। देख रहे हैं, Cl2 और Fe के उपस्थिति में हम क्रिया कर रहे हैं, आपका क्लोरोबेंजीन बन गया है। बात समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, पहला रिएक्शन समझ गए। दूसरे पर देखिए 14 हमारा रिएक्शन है, 14 रिएक्शन कि एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है। एसिटल्डिहाइड से क्लोरल 2019 में पूछा गया है। समझते हैं। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का सूत्र हमने कितनी बार बता दिया आपको, CH3CHO। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। अब एसिटल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ क्लोरल बनाना है ना, तो हम इसको 3Cl2 के साथ हम क्रिया कराएंगे। ठीक है, मतलब क्लोरीन के साथ हम क्रिया कराते हैं और क्लोरीन के 3 अणु यहाँ पे, मतलब 6 अणु की जरूरत है, तो 3 अणु हमने 3 से गुणा करा दिया, 6 अणु हमारा हो गया। तो जब एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें बनता है CCl3CHO, उसके बाद HCl, ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बनता है और यही क्या है, क्लोरल है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। अब समझ लेते हैं। आप सोच रहे हो सर कैसे हुआ है। देखिए कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, 3 दूना 6 क्लोरीन की संख्या है। तो यहाँ से ना देखिए 6 क्लोरीन की संख्या है, तो यहाँ से हम 3 Cl3 इधर ले लेते हैं और फिर से 3 Cl3 इधर लिख लेते हैं। या तो Cl3 लिखें या इसके ऊपर भी अगर आगे भी 3Cl लिख दें, इसका मतलब भी 3 ही क्लोरीन है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से जो Cl3 है ये आता है और इसके साथ यहाँ पे इस हाइड्रोजन, जो 3 हाइड्रोजन है, इस 3 हाइड्रोजन को निकाल देता है। यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकाल कर और 3 Cl जुड़ जाता है। तो जब जुड़ेगा तो CCl3CHO बनेगा, तो CCl3CHO ये आपका बन गया। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन बचा है और 3 HCl बचा हुआ है, तो HCl, तो HCl हमने लिख दिया है और 3 से गुणा करा दिया, मतलब 3 हाइड्रोजन और 3 Cl हो गया, तो 3 हाइड्रोजन 3 Cl बन गया। ठीक है, तो HCl ये आपका बाहर निकल गया है। समझ रहे हैं ना। 3 केवल क्लोरीन यहाँ से आकर यहाँ पे ऐड हुआ है और ये 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन बन के HCl बाहर निकल गए हैं और CCl3CHO ये आपका क्लोरल बन गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड उतना नहीं है। ठीक है, समझाने का पूरा मैं प्रयास करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला आता है फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाना है। फेरस सल्फेट का आपको सूत्र पता है, FeSO4। तो फेरस सल्फेट से हमें फेरिक सल्फेट बनाना है। तो फेरस सल्फेट के हम 2 अणु लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर फेरिक सल्फेट बनाना है तो H2SO4 की उपस्थिति में H2O2 के साथ हम क्रिया कराएंगे। जब हम ऐसा करते हैं, FeSO4 के 2 अणु लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और H2O लेंगे। ठीक है, जब ऐसा हम करके इसको हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होते हैं FeSO4 का होल थ्राइस और 2H2O ये हमें बनता है। ठीक है, यही इसी का नाम है फेरिक सल्फेट।
ठीक है जी, यही है फेरिक सल्फेट। ये क्या है? फेरस सल्फेट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे ये रिएक्शन हुआ है। देखिए, अब समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे Fe2 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे Fe2 रहेगा, तब जाकर ये फेरिक सल्फेट बनेगा। देखिए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे एक SO4 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक SO4, परंतु यहाँ पे 2 आगे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 2 SO4 है और यहाँ पे एक SO4 है, मतलब 3 SO4 हो गया। तो SO4 को होल थ्राइस हमने लिख दिया है। और 2 Fe है तो 2 Fe लिखें या इसी को Fe2 लिखे, दोनों बात एक ही है। तो Fe2 और SO4 का होल थ्राइस लिख दिया। Fe2 SO4 का होल थ्राइस हमने लिख दिया है। समझ रहे हैं रिएक्शन किस प्रकार हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो 2H2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो O अगर हम लिख देते हैं तो 2 ऑक्सीजन भी तो हो गया ना, तो यहाँ से H2O ये हमने लिख दिया है। समझ रहे हैं, तो यही आपका रिएक्शन है फेरिक सल्फेट बनाने का। ये आप लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भी याद रखना कि किससे क्या बनाना है। यदि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जिससे हमें चाहिए और जिसको हमें बनाना है, इन दोनों का मान अगर हमें पता हो, हमारा लक्ष्य क्या है इसका पूरा अच्छे से पता हो, तो हमें लक्ष्य प्राप्ति करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, जितने भी रिएक्शन कराए हैं, उन सभी को आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, उसको याद करेंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए, आपका पूरी तरीके से न्यूमेरिकल हमने कल कंप्लीट ही करा दिया है। ठीक है, कल से आपका कल पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट करा दिया 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन भी हमने नेमिंग रिएक्शन करा दिया, कैसे क्या होता है जब, वो भी हमने करा दिया एक वीडियो में। कैसे प्राप्त करें ये भी आज वीडियो आप देख रहे हैं, ये भी आपका समाप्त हो गया। ये पूरी तरीके से हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब देखिए, अब आपके पास केवल अब यही है, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हिंदी का पेपर आ रहा है तो हिंदी के लिए भी जल्दी आपको और भी जो इम्पोर्टेंट कहानी है, इम्पोर्टेंट जो पत्र है, इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, उन सभी को एक एक वीडियो में मैं सभी को कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अदरवाइज सब तो मैंने पहले करा दिया है, फिर भी अभी न्यू स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं तो उन सभी को चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, जो भी चीज़ एक बार आप पढ़ लिए हैं उसको भी रिविज़न कीजिए। रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो से रिविज़न करेंगे तो और भी अच्छा है कि आपको समझ में भी आ जाएगा, और जो चीज़ें भूल गए हैं कुछ ना कुछ नया चीज़ तो सीखने को मिलेगा। मैं अभी ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, बाद में इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो अलग जरूर ही मैं आपको बताकर जाऊंगा। ठीक है, या तो कम बताऊंगा या तो अधिक बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो से अगर आप रिवीजन करते हैं तो और भी आसानी तरीके से आपको याद होता है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सबसे खास बात, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास इस लिंक को शेयर कीजिएगा। उनसे कहिएगा कि आप इस चैनल से पढ़ाई करें, उनके पास वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल का, तो आप चाहें तो क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।